Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 3, जिसको मैंने लिया है आपकी मेन रीडर बुक, जिसका टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो चैप्टर थी इसका टाइटल था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फर्स्ट वाली आपकी चैप्टर की टाइटल जो थी वही आपका बुक का टाइटल है, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जहां पे हमने देखा था कि एक बहुत ही कवर्ड काइंड ऑफ एक बर्ड दैट इज यंग शीगल, वो कैसे अपने इररिस्पेक्टिव कि उसके विंग्स होते हैं बहुत प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं और वो भी काफ़ी समझदार होता है, बट फिर भी वो उड़ने से डरता है। उसको लगता है कि शायद मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर मैं हेडलॉन्ग गिर जाऊंगा। सो देखा था हमने कि कैसे उसकी मामा पापा, उसकी एंटायर फैमिली ने इतने एफर्ट्स करे, उसको थ्रेटन करा, उसके साथ जो कुछ कर सकते थे जस्ट टू मेक हिम फ्लाई ऑन हिज ओन। तो अल्टीमेटली जब खुद से ऐसा क्या पॉइंट हुआ था कि दैट वाज फूड, जिसकी वजह से वो पागल हो चुका था, और जैसे उसने फूड देखा और वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। सो कई बार सिचुएशंस ऐसी आती कि कुछ लाइफ में हम करना चाहते हैं लेकिन हम तब तक नहीं कर पाते जब तक कुछ ऐसी बहुत बहुत हाइक ना हो जाए उस चीज़ की। तो यही सीगल के एग्जाम्पल में मिला। अब यहाँ पर पार्ट 2 में हम देखेंगे द टाइटल इज द ब्लैक एरोप्लेन। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा है कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन? हमने तो कभी नहीं देखा। वाइट, लाइट कलर, ब्लू, ये कलर के एरोप्लेन होते हैं। सो व्हाट इज दिस ब्लैक? तो यहाँ पे जो ब्लैक एरोप्लेन है, ब्लैक इज रिलेटेड समथिंग टू डार्क, ओमिनस। तो यहाँ पर भी जो ब्लैक है दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन कि कुछ विजिबल नहीं, कुछ समझ नहीं है ये क्या था ये। सो इट इज ऑल सस्पेंस, इट इज ऑल मिस्ट्री दैट दिस एरोप्लेन इज। तो वो क्या है, इस मिस्ट्री की हिस्ट्री को थोड़ा सा हम पढ़ते और समझते हैं। चलिए, सो सबसे पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद हम इस चैप्टर की थीम को समझेंगे और फिर हेड करेंगे अबाउट द ऑथर और चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझेंगे, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स के साथ। ठीक है, तो चलिए, बिफोर आई प्रोसीड रीडिंग द इंट्रोडक्शन, मैं तो अपने वर्ड्स में थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी? तो जैसे कि इसका मेन जो टाइटल है चैप्टर 3 का, दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहले में हमने देखा था उड़ान भरने वाला यंग सीगल का, अब यहाँ पे भी फ्लाइंग की। तो यहाँ पे एरोप्लेन जैसे फ्लाई करते हैं ना, तो उसी फ्लाइंग की यहाँ पे दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन की। तो इस स्टोरी में मेजरली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का लेसन दिया गया, एंड दैट लेसन इज दैट जो हमारे यहाँ के नैरेटर हैं वही हमारे पायलट भी हैं, जो फ्लाई कर रहे हैं अपना एरोप्लेन जिसका नाम है ओल्ड डेकोटा DS-088। अभी फ्लाई करें फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड जो है वो उनका होम टाउन है, और ये टाइम है वेकेशन का, वीकेंड टाइम है, और हमारे पायलट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, वीकेंड एंजॉय करने के लिए, और सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इज इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये जो 3 थॉट्स है वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं हमारे पायलट के दिमाग में, ये इतने टॉप प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में कि वो बाकी बीइंग अ पायलट वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। वो उनको ये भी ध्यान नहीं है कि अगर मैं कोई भी रिस्क लूँगा तो उससे सिर्फ मेरी जान को खतरा नहीं होगा बल्कि मेरे पूरी पैसेंजर्स को खतरा होगा। तो बिकॉज उनके दिमाग में तो सिर्फ उनकी पर्सनल कुछ प्रेफरेंस है, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिसको उन्होंने अपने आप पे ओवर पार होने दिया और उनको वो ओवरकम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे लेसन यही दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम ऐसी कोई चीज़ हमारी बहुत इच्छा होती है, वी क्रेव फॉर समथिंग, डीप डिज़ायर्स होते हैं, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, हम उनको अपने ऊपर डोमिनेट होने देते हैं, हम उनसे डोमिनेट हो जाते हैं, हम उनको अपने ऊपर पार करने देते हैं। इससे क्या होता है, हम दब जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी हमारी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी जो
बीइंग अ प्रोफेशनल हमारी जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं हम उनको बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ राइट डिसीजन। ये बहुत अच्छे से ये शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हमारे ऑथर फ्रेडरिक फोर्सिथ ने इसको जस्टिफाई किया। तो चलिए फटाफट से एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फ्रेडरिक फोर्सिथ भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कैसे किसी इंसान का जो जजमेंट होता है वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? इट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, कि उनने कुछ फैंटेसाइज करा और उनका जो जजमेंट था वो बिल्कुल चूर चूर हो गया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा था कुछ और वो फैंटेसी क्या थी कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने होम टाउन जाना है और वीकेंड एंजॉय करना है। तो ये जो वो फैंटेसाइज कर रहे थे उसकी वजह से उन्होंने जजमेंट क्या लिया, उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने क्या चूज करा कि वेदर इतना एट्रोशियस हो गया है, इतना पुअर, इतना बैड वेदर हो गया जिसमें फ्लाइट करना पॉसिबल नहीं है, बट उनने इस चीज को ओवरलुक करा क्योंकि उनके दिमाग में फैंटेसी थी जो बहुत बड़ी थी। तो उन्हें एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि उनकी लाइफ बिल्कुल क्वेश्चन में आ जाती है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। बट बाय गॉड्स ग्रेस या मिराकल या क्या चीज़ था वो हमें कुछ भी पता नहीं चला। एंड में हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में, एंड दैट इज एग्जैक्टली कि कौन था वो गॉड का मैसेंजर बन के आए या फिर हमारी ही ये अंदर की चीज़ें हो। जब हम ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं चीज़ों को, यार काश कोई एरोप्लेन में आ जाए और कोई मेरी मदद करे, मुझे राह दिखाए। तो जब हम इमेजिन करते हैं बहुत डीपली थॉरोली तो वो चीज़ें हमें होती हुई दिखने लग जाती है। तो क्या ऐसा ही कुछ हुआ था या एक्चुअली ब्लैक एरोप्लेन कोई आया था? ये सारी ये चीज़ें, क्या हिस्ट्री, क्या मिस्ट्री, क्या सस्पेंस, क्या क्यूरियोसिटी, इन सबको आंसर करेंगे इस चैप्टर के एंड में। अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फिर से अपना इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो in this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. अब यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के जो नैरेटर है वही हमारे पायलट है जो फ्लाई कर रहे हैं अपने ओल्ड डिकोटा DS-088 को टुवर्ड्स इंग्लैंड। वो इतने एक्साइटेड है, इतने ईगर है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, कि इतने एक्साइटमेंट की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। और क्या डिसीजन लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, ब्लैक क्लाउड जाए, इतना स्टॉर्मी वेदर है, मैं इसमें फ्लाई कर लूँगा। और इसकी बजाय कि उनको एक सही डिसीजन लेना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं लिया है। मिराकुलसली, बट भगवान का कोई करिश्मा था या क्या चमत्कार था यह हमें एंड में सब पता चल जाएगा। He somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane, बट किसी ना किसी तरीके से एंड में हमारे जो पायलट है वो इस बैड वेदर से escape कर लेते हैं with the help of a mysterious aeroplane। एक कोई रहस्यमय एरोप्लेन आया, that is the black aeroplane, और उसकी मदद से ये वेदर को क्रॉस कर लेते हैं, इस सिचुएशन, इस कंडीशन से ओवरकम कर लेते हैं और फाइनली हमारे पायलट सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अबाउट द थीम ऑफ दिस चैप्टर। क्या मेन आइडिया जिसके आसपास ये पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है। तो समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। कभी कभी क्या अक्सर होता है हमारी लाइफ में कि इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन, कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था रोड नॉट टेकर, कि इस रास्ते पे जाएं कि इस रास्ते में जाएं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें, इस कॉलेज में जाएं या इस कॉलेज में जाएं, बट उससे रिलेटेड आपका पूरा करियर, आपका पूरा फ्यूचर उस चीज़ पे डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई लगता तो है कि चॉइस ही तो है, एक डिसीजन ही तो लेना, बट इट has to be taken very very mindfully, very vigilantly, carefully and after understanding all goods and bads associated with the two things। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, it gets, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी अक्सर ऐसा होता है, इट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली दैट इट गेट टफ फॉर अस, हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है टू टेक डिसीजंस। और जो वो डाउट होता है ना कि इस रास्ते पे जाएं, इस रास्ते पे जाएं, आगे जाएं या वापस जाएं, क्या करें, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर।
So we consider some helpful incidents to be miracles and mysteries. और कभी कभी ऐसे टाइम पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको भगवान का करिश्मा, चमत्कार बोलते हैं, या फिर उसको एक रहस्य बोल देते हैं, उसको एक मिस्ट्री समझ लेते हैं. These incidents take us out of trouble and are nothing. अब ये इंसिडेंट्स होते क्या हैं? So these incidents are really nothing. So what they are, these incidents take us out of trouble and are nothing else but our minds, courage and strength. सिर्फ हमारे दिल दिमाग की हिम्मत, हौसला होता है जो हर मुश्किल से मुश्किल जो भी हमारी लाइफ में पहाड़ आता है उसको हम क्रॉस कर लेते हैं. सो इट इज़ जस्ट आवर माइंड्स करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन. तो सिर्फ हमारे दिल दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना करेजियस हो जाता है कि हम ऐसा कुछ इमेजिन, कुछ ऐसा फील करने लग जाते हैं और वही हमारी अंदर की चीज़ें हमारे बाहर के फैक्टर्स बन जाते हैं. कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिलो जान से करो, शिद्दत से करोगे तो कायनात भी जुड़ जाएगी उस चीज को आपको हासिल कराने के लिए. सो सेम केस गोज है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. बेटा देखो, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड वर्थ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बता रही हूँ जो आपके लिटरली हर मोड पे काम आने वाले. 10th बोर्ड में इट इज very very important to understand. ठीक है, चलिए. So these incidents take us out of trouble and are nothing else but our minds await. ये क्या होते हैं? हमारे माइंड के करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन. सिर्फ हमारे दिल दिमाग में जो हिम्मत, हौसला और जो करेज होती है, ये वही होती है जो एक एक्सटर्नल फैक्टर का फॉर्म ले लेती है और हमें कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो उससे पार लगा ही देती है. ना यकीन हो तो आजमा के देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना फीडबैक. चलिए. सो सच इंसिडेंट हैपेंस विद द नरेटर, the pilot of the old Dakota DS-088 plane, who is flown out of the storm by a mysterious black एरोप्लेन. चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया. फटाफट से ऑथर के बारे में समझेंगे और इतनी अमेजिंग चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेडरिक फोर्सिथ was born on 25th of August 1938, is an English author and occasional political commentator. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odisha File, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Devil's Alternative, The Fist of God, आइकन एंड सो ऑन. तो इनके बहुत ही कुछ फेमस थ्रिल्स हैं, जैसे कि कुछ नाम दिए हैं, उनके लिए बहुत ही जाने माने फिगर हैं या बहुत ही फेम पर्सन है ये. राइट, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट टू नो अबाउट आवर ऑथर. नाउ लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो चैप्टर शुरू होती है हमारी यहाँ से. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. अब ईस्ट की ओर से मून आ रहा था. सो मून वॉज कमिंग up in the east behind me. मतलब अब आप कुछ इमेजिन करिए कि यहाँ पे एरो, मी कौन है यहाँ पे? नरेटर. देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, so don't get confused at all. नरेटर ही कौन है? हमारे पायलट. और ये पायलट कहाँ के हैं? इनकी जो पायलट जो प्लेन उड़ा रहे हैं उसका नाम क्या है? ओल्ड डेकोटा DS-088. ठीक है. और इसीलिए जहाँ पर भी नरेट कर रहे हैं तो मी, आई, माई लिखा होगा, तो दैट इज आवर पायलट या हमारे नरेटर है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. अब मेरे पीछे पीछे मून आ रहा था बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग द क्लियर स्काई अबव मी. पूरी तरफ तारे टिमटिमा रहे थे. इससे क्या पता चलता है? जो स्काई थी वो क्लियर थी. आपको पता होगा फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए या इजी फ्लाई करने के लिए वेदर का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर रेनी वेदर, जब बारिश का सीजन होता है तो फ्लाइट्स डिले होती हैं, कैंसिल हो जाती है, बिकॉज बारिश में जब विजिबिलिटी नहीं होती है, काले बादल हो जाते हैं, बहुत बारिश होती है, आंधी
आंधी तूफान का मौसम हो जाता है तो विजिबिलिटी नहीं होती, और ऐसे में फ़्लाइट से ट्रेवल करना या फ्लाई करना बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारे नैरेटर यहाँ पे बता रहे हैं, पायलट बता रहे हैं कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून पीछे था, मून बिल्कुल ऊपर आ रहा था, मतलब रात हो रही थी और मैं आगे आगे था, मेरे पीछे पीछे मून ऊपर आ रहा था और बिल्कुल क्लियर वेदर था, तारे टिमटिमा रहे थे। There wasn't a cloud in the sky, पूरे स्काई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, एक भी बादल नहीं छाया हुआ था। Means it was all set like you can have a good flight. Now I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, और हमारे नरेटर बहुत खुश थे। I was very happy to be alone high up, और मैं अकेला इतनी ऊपर में हवा में बिल्कुल फ्लाई कर रहा था। I was very happy for this above the sleeping countryside, कि पूरे नीचे जो लोग हैं कंट्री साइड के वो सो रहे थे, बिकॉज ये रात का टाइम है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मून आ चुका है। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि वो इन सब के ऊपर पूरी दुनिया सो रही है और उन सब के ऊपर से वो फ्लाई करके जा रहे हैं क्लियर वेदर में, इस क्लियर स्काई में। आई वाज फ्लाइंग माय ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब ये हमारे पायलट अपना प्लेन का पूरा नाम क्या है? ओल्ड डेकोटा DS-088। यस, डेफिनेट सक्सेस, यस, याद रखना ऐसे। सो आई वाज फ्लाइंग माय ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस से लेके बैक टू इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब ये क्यों जा तो किसी और पर्सनल रीजन से भी रहे थे और प्रोफेशनली भी जा रहे थे। तो अभी फ्रांस से इंग्लैंड ट्रेवल कर रहे थे और इनके दिमाग में क्या चल रहा था? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। इनके दिमाग में चल रहा था वाओ वेकेशन टाइम, वीकेंड टाइम, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वाओ, कल मैं सुबह मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा और वहाँ पे इंजॉय करूंगा वीकेंड टाइम और इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये सारे थॉट्स के बारे में हमारे पायलट सोच रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और जब वो अपनी वॉच पे देखते हैं तो उस पर टाइम दिखाता है 1:30 इन द मॉर्निंग। तो 1:30 दोपहर के 1:30 नहीं बजे थे, अभी कितने बजे थे? बिकॉज रात को उन्होंने फ्लाइट शुरू करी है, चांद तारे कब दिखेंगे, ठीक है? तो अभी 12 बजे के बाद, तो उसको अर्ली मॉर्निंग बोल दिया है, ठीक है? तो दैट इज 1:30 इन द मॉर्निंग। आइए, I should call Paris Control soon, I thought। अब बहुत जल्दी उनको लगता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल को बोलना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि जब भी पायलट्स होते हैं तो ऐसे एक बार कंफर्म करते हैं कि आगे वेदर क्लियर है, मेरी पोजीशन ये है, लोकेट करने के लिए कि हेलो ऐसे करके, ठीक है? सो अब वो बोलते हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जल्द ही कॉल करना चाहिए, मुझे उनसे कनेक्ट करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। अब जब पहले उन्होंने सोचा कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, तो जब तक कनेक्ट डेवलप होता है और वो बता रहे हैं वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे। हाँ, आई लुक डाउन, और जब वो एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे देखते हैं या अपनी विंडो से जब वो नीचे देखते हैं, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। अब पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन की जो टिप होती है उसको नोज, जैसे कि सबसे फ्रंट पे, ठीक है? तो उसके नोज के पास जो जब वो नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं? आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। पूरे शहर की चमचमाती हुई जो लाइट्स हैं वो देख सकते हैं। अब लाइट्स कब दिखेगी? रात को ही दिखेगी ना, दिन के 1:30 बजे तो नहीं दिखी। बहुत सारे बच्चों को लगता है 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब ये दोपहर की बात है। नहीं यार, 1:30 रात की बात है, ठीक है? सो आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच ऑन द रेडियो, और फिर वो अपना रेडियो ऑन कर लेते। रेडियो क्या, माई FM नहीं बजा रहे वो यहाँ पे, रेडियो का। क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल रूम से कनेक्ट डेवलप करना है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे गाइड करते हैं, इस डायरेक्शन मुड़िए, यहाँ मुड़िए, ऐसा जाइए, हॉल्ट करना है, आगे वेदर ऐसा है, आपको यहीं पे लैंड करना होगा, इमरजेंसी लैंडिंग, या जो भी कुछ वो कन्वे करना चाहते हैं। इसलिए द पायलट्स आर ऑलवेज इन कनेक्ट विद दी, जो भी वहाँ का जो सेंटर है वो कंट्रोल रूम है, वो उससे जल्दी से कनेक्ट हो जाए। सो आई स्विच ऑन द रेडियो, और फटाफट से अपना रेडियो स्विच ऑन करते हैं एंड सेट, और क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल, क्योंकि अभी ये कहाँ से? फ्रांस से फ्लाइट शुरू करी और इंग्लैंड की तरफ जा रही, तो अभी पेरिस से पहुंचे। तो क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 है। ये लोग ऐसे नहीं बोलते हेलो हाय हाउ आर यू, मैंने अपनी फ्लाइट शुरू कर दी, नो। सो बस सिंपल बोलते हैं, अपनी फ्लाइट का नाम बताते हैं और अपनी पोजीशन बताते हैं। तो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 है, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर एंड आउट। और क्या बोलते हैं कि क्या आपको मेरी
मेरी आवाज़ आ रही है, एवरीथिंग इज़ वेल, और मैं अपने रास्ते पे हूँ इंग्लैंड जाने के लिए, दैट्स इट ओवर, और बोल के अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। अब पेरिस कंट्रोल रूम से भी रिवर्ट आया, इमीजिएटली वहाँ से रिवर्ट आता है, वहाँ से क्या आवाज़ आई, DS088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS88 ओवर। और रेडियो और सॉरी जो कंट्रोल रूम से रिवर्ट आता है वो क्या आता है, तो पेरिस कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है कि आई कैन हियर यू, हाँ DS088 हम आपको सुन सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ से 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ आपको मुड़ना चाहिए, DS088 ओवर। आई चेक द मैप, और फिर हमारे पायलट, आई मी माई को नैरेटर हमारे पायलट, तो हमारे पायलट बोलते हैं आई चेक द मैप एंड द कंपास। अब मैंने क्या देखा, मैंने पायलट के आगे पूरा मैप होता है, कंपास होता है, तो वो बोलते हैं मैंने अपना पूरा मैप चेक करा डायरेक्शंस चेक करने के, नेविगेट करने के लिए, और मैंने कंपास को देखा। सो व्हाट इज कंपास, वैसा गोल वाला बनाने वाला नहीं जो हमने बचपन में यूज़ करा था, बट कंपास हियर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शंस। तो उन्होंने मैप चेक करा नेविगेशन के लिए, और कंपास चेक करा कि राइट डायरेक्शन उनको पता चल सके हवा में जब हम होते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और वो स्विच करते हैं अपने दूसरे और लास्ट फ्यूल टैंक। हमेशा जब भी हम फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में, तो एक तो आपका फ्यूल टैंक मेन होता है और दूसरा सपोर्टिंग होता है, लेकिन मेन वाला बिल्कुल खाली एम्प्टी हो गया था। तो इमीडिएटली जब वो टर्न करने के लिए बोलते हैं, वो मैप चेक करते हैं, कंपास चेक करते हैं, और फिर तुरंत स्विच कर लेते हैं जो सेकंड, जो स्पेयर और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उनके पास, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने ओल्ड डेकोटा DS088 को 12 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ हेड कर लेते हैं, जो कि इंग्लैंड को जा रहा है। नाउ I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब हमारे पायलट बोल रहे हैं I'll be in, अब उनके दिमाग में तो उनका ड्रीम है, वो तो यही सपना देख रहे हैं, वो तो यही सोच रहे हैं थ्रू आउट। तो उनका इंग्लैंड जाने का तो मेजर पर्पस इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही तो है, तो पूरा टाइम से वो सोच रहे हैं I'll be in time for breakfast. कुछ भी हो जाए ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा था। एक बहुत ही गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं एंजॉय करूंगा, और सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही है, वेदर भी बिल्कुल क्लियर है, सब चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, एवरीथिंग गोइंग फाइन, एंड इट वाज एन इजी फ्लाइट। फ्लाइट भी काफ़ी ईजी लग रही है, काफ़ी रिलैक्स्ड लग रही है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और अब फ्रांस से स्टार्ट करी थी, फ्रांस को तो से काफ़ी आगे आ गए, और अब पेरिस पहुंच गए हैं, और फ्रांस को छोड़े हुए 150 किलोमीटर्स हो गए हैं। अब ये फ्रांस से 150 किलोमीटर्स आगे आ गए हैं। सो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस उनसे 150 किलोमीटर पीछे ही रह गया है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि अभी उनको फ्लाई करते हुए सिर्फ 150 किलोमीटर्स ही हुए थे कि अचानक से वेदर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, एंड इट चेंजेस फॉर द वर्स, और बिल्कुल बदतर वेदर हो जाता है। सो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, घने काले बादल, आंधी तूफान जैसा मौसम। दे वर वेरी ह्यूज, काले काले बादल छाने लग जाते हैं अचानक से। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे काले काले पहाड़ आ गए हैं मेरे एरोप्लेन के बीच में। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे एरोप्लेन के सामने आ गए हैं, अक्रॉस द स्काई, पूरे काले काले घने बादल। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं ये बात को बहुत अच्छे से, बीइंग अ गुड पायलट, मैं इस बात को अच्छे से जानता था ना। तो मैं इतने बड़े पहाड़ों के, लाइक पहाड़ नहीं थे एक्चुअली, वो बादल थे जो से दिख रहे थे इतने बड़े बड़े। बताया क्यों है ब्लैक माउंटेन्स, बिकॉज माउंटेन्स रेफर्स टू ह्यूज, तो ये बता रहे थे इतने ही घने काले काले बादल छा गए थे। अब पायलट वॉज वेरी श्योर, ना तो मैं इनके ऊपर से फ्लाई कर सकता और ना मैं इनके बीच में से लेके जा सकता हूँ, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south। और बोल रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे फ्यूल टैंक में तो मेरे पास इतना सफिशिएंट या एनफ फ्यूल भी नहीं है कि मैं इन्हीं काले बादलों के आस पास नॉर्थ से साउथ
घूमता रहूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे वापस अपना 150 किलोमीटर जो आया हूँ आगे, अब मुझे वापस 150 किलोमीटर क्रॉस करके मुझे पेरिस चले जाना चाहिए, यही सही है। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट, लेकिन फिर याद आ गई घर की। आई वॉन्टेड टू गो होम, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मीट द फैमिली, वेकेशन, वीकेंड टाइम। तो अब सारे वही दिमाग आ जाते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अरे भाई, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो लंच कर लेना। दिस इज वॉट, यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I'll take the risk। और हमारे पायलट काफ़ी स्ट्रांग थे, बोलते चलो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे होते हैं ना लोग, बड़ी कैजुअल अप्रोच वाले, देखते हैं यार जो होगा देखा जाएगा, अभी तो निकलो, पता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है यार, 1 किलोमीटर ढंग से चलेगी नहीं, आपको जाना 5 किलोमीटर के, धक्के मारोगे क्या यार। और मान लीजिए पेट्रोल पंप में स्ट्राइक हो, पेट्रोल ना मिले, कुछ XYZ रीज़न हो जाए, तो कहाँ जाओगे इस गर्मी के मौसम में। सो बी प्रैक्टिकल यार, हवा में बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपनी फैंटेसीज को, अपनी चॉइसेस, प्रेफरेंस, प्रायोरिटीज को अपने आप पे इतना ओवर पावर मत होने दीजिए कि आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लें जिससे आपकी लाइफ क्वेश्चन मार्क पे आ जाए। दिस इज द मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट जो इस चैप्टर के थ्रू हमारे ऑथर भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। सो आई टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो हमारे पायलट ने सोचा कि मैं अभी तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेता हूँ, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, अपनी फैमिली से मिलना है, वीकेंड एंजॉय करना है, मेरे दिमाग में तो यही सब चल रहा है। तो चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं इस घने काले बादलों के बीच में से फ्लाई कर लेता हूँ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। लेकिन जैसे बादलों के बीच में फ्लाई करते तो सब कुछ काला काला, ब्लैक, डार्क, कुछ विजिबिलिटी नहीं थी। It was impossible to see anything outside the aeroplane। और एरोप्लेन के बाहर भी देखना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इतना डार्क डार्क हो रहा था सारी तरफ। The old aeroplane jumped and twisted in the air। अब बिकॉज कुछ दिख ही नहीं रही था पायलट को, तो कैसे कंट्रोल करे। और ये जो ओल्ड डेकोटा DS-088 जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा, इधर से हवा, इधर से तूफान आया, काले बादल, समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, जंप कर रहा है। आई लुक दैट द कॉम्पस। और फिर हमारे पायलट जल्दी से अपने कॉम्पस पे देखते हैं, जो डायरेक्शंस देखने वाला होता है उनकी नज़र उस पे जाती है कि चलो मैं थोड़ा डायरेक्शंस वगैरह देख लेता हूँ। I couldn't believe my eyes, oh my God। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ देख ली हमारे पायलट ने कि बोलते मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। It got fail, वो फेल हो गया था। It suddenly stopped working। Now the compass was turning round and round and round। आपने देखा ना, जब कंपास खराब हो जाता है जोर जोर से ऐसे घूमता रहता है, सही से डायरेक्शंस नहीं बता पाता, बिकॉज कंपास अब खराब हो चुका है। एंड इट वॉज डेड। और कंपास खराब हो गया, डेड हो गया है। इट वुडेंट वर्क, और अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। ये तो ठीक है कि अभी तो कंपास खराब हुआ था, वही डेड हुआ था, लेकिन जैसे ही नजर डालते हैं वो, और मैप पे डालते हैं, रेडियो पे डालते हैं, जहां जहां वो देखते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल डेड हो चुकी थी। एवरीथिंग स्टॉप्ड वर्किंग सडनली। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और फिर ऐसे में बहुत ही पैनिक सिचुएशन, ऑफ कोर्स हो जाएगी पैनिकिंग सिचुएशन। तो हमारे पायलट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, और तुरंत रेडियो को कॉल करते हैं, तुरंत रेडियो को ऑन करते हैं, ताकि मैं जो भी नियरेस्ट जो कंट्रोल रूम है मैं उससे कनेक्ट डेवलप कर सकूं, और वो ताकि मुझे कुछ गाइड कर सके फॉर द डायरेक्शन। नाउ Paris control, can you hear me? तो कितने पैनिक हो गए, Paris control, can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? There was no answer, the radio was dead too। एक बुरा डिसीजन लिया था, एक गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि दिमाग में सपना कुछ और चल रहा था। अपने सपने को सच करने के लिए भाई थोड़ा देर से सच कर लेते, जिंदगी बचेगी तो सच करोगे ना, नहीं तो क्या करोगे। सो अपने एक गलत डिसीजन की वजह से अब ये सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ेगी। सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे प्लेन में दैट स्टॉप्ड वर्किंग, रेडियो भी अब काम
नहीं कर रहा है, इट इज डेड नाउ। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। अब हमें पायलट बताया ना तो मेरे पास रेडियो है ना ही कंपास है, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज। और मैं सबसे बड़ी चीज मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ पर हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लैक अराउंड मी, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस घने काले बादलों के बीच में कहीं घुम जाता हूँ। आई फील लाइक आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उन घने काले बादलों में कहीं घुम चुका हूँ। देन अब यहाँ से हमारी स्टोरी लेती है एक छोटा सा, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा सा यू टर्न। व्हाट हैपेंस देन, यहाँ पे फिर क्या होता है, देन इन द ब्लैक क्लाउड, और फिर जो घने काले बादल मेरे आस पास पूरे छाए हुए थे, बिकॉज मैं उनके बीच में से फ्लाई कर रहा था अपने एरोप्लेन को। सो देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो कि काफी पास थे, क्वाइट मतलब शांत नहीं थे, बड़बड़ा नहीं रहे थे, शांत नहीं बोल रहा, जो काफी नियर थे, क्वाइट नियर मी। और वो जो घने काले काले बादल छाए हुए थे वो बहुत पास थे मेरे, और ऐसे में आई सॉ अनदर एरोप्लेन, ऐसे में मेरे को एकदम से एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है। ओ, जब हम अकेले होते हैं तो हमें बिल्कुल मौत का कुआं फील होता है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है सपोर्ट के लिए, लेकिन जैसे कोई दूसरा पर्सन आ जाता तो हमें बहुत एक कॉन्फिडेंस आ जाता, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होता है कि हाँ चल यार एक से भले दो, वो वाली फीलिंग अब यहाँ पे हमारे पायलट को आ रही थी। इट हैड नो लाइट्स, लेकिन ये जो दूसरा एरोप्लेन था ये बड़ा मिस्टीरियस था, ये बड़ा अजीबो गरीब था, बड़ा वियर्ड था। व्हाई? बिकॉज इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी। आपने देखा होगा अक्सर जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी विंग्स लाइट होती हैं, टेल लाइट होती है, नोज लाइट होती है, अच्छा प्रॉपरली लाइटेड रहता है। बट ये जो एरोप्लेन था इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट इसकी कोई लाइट नहीं थी, लेकिन मैं इतना पास था तो मैं इसको देख पा रहा था कि एक और एरोप्लेन है जो इस ऐसे एट्रोशियस वेदर में मेरे बिल्कुल साथ साथ उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सक्सेसफुली एबल टू सी पायलट्स फेस एज वेल टर्न टुवर्ड्स मी। ऐसा लग रहा था कि वो जो पायलट है एरोप्लेन का, उस अनदर एरोप्लेन का, वो जो पायलट मेरी तरफ देख रहा है। आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और इतना जो मैं पैनिक हो रहा था, इतने पैनिकिंग सिचुएशन जो हो गई थी, उसमें से मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, और बहुत खुश हो गया देख के यार एक और व्यक्ति भी है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं आज मरने वाला हूँ। सो आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना कहीं से तो कोई हेल्प मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगा, ठीक। सो ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और ऐसा उसने क्या करा, वो जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसने एक हाथ को लिफ्ट करा और वेव करा, भाई भाई follow me ऐसे करके। सो ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, follow me, he was saying follow me, और वो मुझे ऐसा बोल रहा था, hey follow me, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारे लिए को मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। he knows that I'm lost, I thought he's trying to help me। अब मुझे ऐसा लगा उसको समझ में आ गई थी कि मैं गुम गया हूँ और वो मेरी मदद करना चाहता है। I thought he's trying to help me। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easy for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient candidate. So, अब उन्होंने क्या करा, he turned his aeroplane slowly to the north। वो जो black another aeroplane था जो हेल्प करने के लिए आया था हमारे पायलट की, उन्होंने अपना एरोप्लेन जो था उसको स्लोली नॉर्थ की तरफ टर्न करा इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और बिल्कुल टर्न करा और मेरे डेकोटा, ओल्ड डेकोटा DS-088 के सामने आ गया। क्यों? सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू फॉलो हिम, इसीलिए वो मेरे आगे आ गया ताकि मेरे को उसको फॉलो करना ईजी हो जाए। तो वो बस ऐसा समझ लो कि वो मेरे आगे आ गया, मुझे ब्लाइंडली दिख तो कुछ रहा ही नहीं था, बिकॉज इतना स्टॉर्मी वेदर था, इतना एट्रोशियस, इतना बुरा, इतना वर्स्ट वेदर हो गया था, इतने डार्क क्लाउड्स थे कि विजिबिलिटी भी बिल्कुल खत्म थी। तो बस मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, इसलिए वो मेरे आगे आ गया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। और हमारे पायलट बोलते मैं भी बड़ा खुश था उस स्ट्रेंज, उस अजीबो गरीब एरोप्लेन के पीछे जाने, फॉलो करने में मैं भी बहुत खुश था। ऐसे मैं खुश हो रहा था जैसे कि एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है ना,
कि हम जैसे मेले में जाते हैं तो पेरेंट्स पहले ही वार्न कर देते हैं, बेटा इधर उधर मत जाना, हाथ छूटा अगर उंगली से आप हाथ छुड़वाओगे, इधर उधर भागोगे तो आप घूम जाओगे, हम आपको नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर आप कहीं अलग हो जाओगे हमसे। तो एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे जब बहुत पैनिकिंग सिचुएशन हो जाती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में कोई आ जाता है, तो एक ओबीडियंट बच्चे के जैसे ना कुछ बोला ना कुछ देखा और उस एरोप्लेन को बस फॉलो करते जाते हैं। Now, after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और लगभग आधे घंटे के बाद भी वो जो strange aeroplane था अभी भी हमारे पायलट के आगे आगे प्लेन में ही चल रहा है, लाइक अभी तक हमारे पायलट इनको फॉलो कर रहे हैं। was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पायलट बोल रहे हैं कि अब मेरे ओल्ड डेकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है कि हार्डली 5 मैक्सिमम 10 मिनट अब मैं फ्लाई कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा अब मैं चाह के भी फॉलो नहीं कर पाऊँगा। एंड दैट्स इट। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया, फिर पैनिक होने लग गया कि अब मैं क्या करूँगा। वो मुझे फॉलो तो करवा रहा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि बस फॉलो करें, लेकिन मेरी एरोप्लेन ओल्ड डेकोटा में तो सफिशिएंट फ्यूल ही नहीं, बस इतना फ्यूल है कि मैं हार्डली 5 मैक्सिमम 10 मिनट्स और फ्लाई कर सकता हूँ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक से वो जो दूसरा एरोप्लेन था वो नीचे की ओर जाने लग जाता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसको उन बादलों के बीच में, आंधी तूफान के बीच में, मैंने भी उसको बस चेस करता रहा, मैं उसको बस फॉलो करता रहा। Suddenly I came out of the clouds, और अचानक से मैं बादलों से बाहर आ जाता हूँ, मतलब जो घने काले बादल थे मैं उनसे बाहर आ गया हूँ। अब जो बैड जो सिचुएशन थी, जो पुअर वेदर था, अब मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दूर से ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा देखो, इमेजिन करके देखना, जब हम रनवे के थोड़ा सा दूर होते हैं, हमें दूर से लाइट्स दिखने लग जाती कि रनवे बना हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे दूर से ये जो है ना, ऐसा वाला कुछ, यहाँ पे लाइट्स हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे दूर से यहाँ पे लाइट्स दिखने लग गई हैं, ऐसा कुछ इमेजिन करिए। सो देयर वाज Yes, I came out of the clouds, और मैं बादलों के बाहर आ जाता हूँ। And I saw 2 long straight lines of lights in front of me. 2 सीधी सीधे लाइनें मुझे दिख रही हैं लाइट्स की, बिल्कुल मेरे सामने। It was a runway. What is runway? A strip of hard ground along which aircraft take off and land. जहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं और जहाँ पे वो लैंड करते, तो वो जो पर्टिकुलर जितना एरिया, जब पैसेज होता है वो काफ़ी टफ होता है। A strip of hard ground, इसी को रनवे बोला जाता है। सो वाओ, अब हमारे पायलट को दिख गया था, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और फटाफट से उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट, जब उनको रनवे दिखता है, एयरपोर्ट दिखता है, तो वो बोलता है मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और वो थैंक्स करना चाहते हैं अपने अच्छे फ्रेंड को जिन्होंने उनकी मदद करी इस एट्रोशियस वेदर को, इस एडवर्स सिचुएशन को ओवरकम करने में। और वो पलटते हैं और उस अपने दोस्त को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट दिस स्काई वाज एम्प्टी। बट इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, स्काई में और कुछ भी नहीं दिखता। There was nothing there. The black aeroplane was gone. आसमान में कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल खाली। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो भी कहीं चला गया है। I couldn't see it anywhere. वो कहाँ चला गया, दूर दूर तक चारों दिशाओं में कहीं देखने को नहीं मिलता है। I landed, और फाइनली हमारे पायलट जो हैं वो लैंड कर जाते हैं। And wasn't sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि मेरे ओल्ड डेकोटा DA-08 में सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए हैं, मैं उनको ठीक करा लूँ, थोड़ा देख लूँ। वो बिल्कुल उसको एज इट इज छोड़ के और भागते हैं नियर द कंट्रोल टावर, बिकॉज अभी उनको दिमाग में है कि वो कौन था जिसने मेरी मदद करी है, मैं उसको थैंक्स देना सॉरी
मैं उसको बस थैंक्स देना चाहता हूँ. सो आई लैंडेड एंड wasn't sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked, और भाग के जाते हैं कंट्रोल रूम की तरफ और वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक वुमैन होती है, उससे पूछते हैं इन द कंट्रोल सेंटर where I was and who the other pilot was. मैं कहाँ पर था और वो दूसरा पायलट कौन था. I wanted to say thank you because मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Thank you. Now, she looked at me very strangely and then laughed. What? Another aeroplane? Other pilot? क्या? कौन? Because she looked at me very strangely. उस कंट्रोल रूम में जो लेडी थी उसने बहुत अजीबोगरीब तरीके से मुझे देखा. स्ट्रेंज मीन्स इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर एंड देन लाफ और फिर जोर से हंसने लग जाती. क्या बेवकूफ़ इंसान है. Another aeroplane up there in this storm. ऐसे घने काले बादलों के ऐसे atrocious weather में कोई दूसरा एरोप्लेन. No other aeroplane was flying tonight. आज रात को कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था except of yours. Yours was the only one I could see on the radar. सिर्फ आप ही का एक एरोप्लेन है जो मैं इस रडार पे देख सकती हूँ. What is radar now? So a system for detecting the presence, direction, distance and speed of aircraft, ship and other objects by sending out pulses of radio waves which are reflected off the object back to the source. तो रेडार एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि कोई भी अगर वेसल है एयर में या वाटर में तो उसको डिटेक्ट किया जाए, उसकी प्रेजेंस, उसकी डायरेक्शन क्या है एंड ऑल दी एक्टिविटीज़. सो अब वो लेडी कंट्रोल रूम में बोलती है आई कुडंट सी ऑन द रेडार. मैं रेडार पे नहीं देख सकती कोई भी और एरोप्लेन. जो मुझे दिख रहा है दैट वाज जस्ट योर्स दैट वाज फ्लाइंग लास्ट नाइट. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो बोलते फिर वो कौन था जिसने मेरी सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है, जिसने मुझे सक्सेसफुली सेफली जो मुझे इस बुरे वेदर से बचा के लेके आया है. और ऐसे हाल में जब मेरा कंपास वर्क नहीं कर रहा था, मुझे कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, कोई कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो रही थी और तो और मेरे फ्यूल टैंक्स दोनों ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाले थे. एक तो हो गया था, दूसरा होने ही वाला था. Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो कौन पायलट था उस अजीबो-गरीब से ब्लैक एरोप्लेन में? Flying in the storm without lights. इस ऐसे स्टॉमी वेदर में वो भी बिना लाइट्स के ट्रेवल कर रहा था. तो कौन था वो अजीबो-गरीब पायलट जो ऐसे एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था? मैं जानना चाहता हूँ. Now, with these words, चैप्टर तो एंड हो गया लेकिन हमारा पायलट जो था उनकी कंफ्यूजन अभी तक खत्म नहीं हुई. बिकॉज वो एक कौन था जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में एक ऐसे वेदर में अचानक से पॉप अप हुआ और फिर कहाँ चला गया उसका कुछ पता नहीं. तो क्या ये मिस्ट्री है या फिर क्या ये कुछ मिरेकल है, ये क्या है? आप ये चैप्टर हमारे ऑथर ने इसको क्लोज नहीं करा. इट डिपेंड्स ऑन यू. आप इसको मिस्ट्री बोलोगे, आप इसको मिरेकल बोलोगे या फिर आप इसको बोलोगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिनेशन. क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जो हमारी चीजें अंदर चल रही होती वो हमें बाहर होती हुई दिखने लग जाती हैं और हम उसको रियल समझ लेते हैं एंड फाइनली वी ओवरकम दी सिचुएशन. तो क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कैसा एंड होना चाहिए? या हमारे पायलट को हम बता सकें यार ये कोई मिस्ट्री नहीं है या फिर ये कोई मिरेकल नहीं है या फिर ये यही हेलुसिनेशन है, या फिर हम उसको क्या बताएं कि हमारी ये जो करेज, जो विल पावर थी कि कुछ भी हो जाए, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो आई शैल ओवरकम इट. तो क्या ये उनकी विल पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी करेज थी जो उनको एक्सटर्नल फैक्टर में के फॉर्म में उनको होते हुए दिखी एंड फाइनली ही वाज सक्सेसफुली आउट ऑफ दैट स्टॉर्म. तो क्या था ये? आप मुझे अपना पॉइंट जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और तैयार हो जाइए एनसीईआरटी सॉल्यूशन को समझने के लिए बिकॉज डीपीपी रेडी हो चुकी है. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.